टर्टल वेल्थ सब तो चाहते हैं कि आज ही पैसा कमा लें और आपने बोला है कि कछुए की चाल से पैसा कमाएंगे। क्यों? पहले तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि टर्टल और टॉर्टॉइस सेम है। टॉर्टॉइस स्लो एंड स्टेडी है, टर्टल फास्ट एंड रिलायबल है। क्या होते हैं फंड मैनेजर्स? ऑलरेडी कोई बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है, तो फंड मैनेजर्स की क्या जरूरत होती है मार्केट में? कि लोग ने बहुत पैसा कमाया है अलग अलग बिजनेस से, फिर एक लेवल पे उसको लगता है कि मुझे वेल्थ डाइवर्सिफाई करनी है। यू नीड अ फंड मैनेजर जिसका काम एक ही चीज का है कि टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट एंड इन्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। हर्षद मेहता जी जो थे वो फंड मैनेजर थे एक तरह से। हाँ, वो टाइम पे बोल सकते हो कि फंड मैनेजर थे। आज की डेट में एक बहुत बड़ा रेगुलेशन से पास होना पड़ता है। सेबी डिसाइड करती है कि इसको पीएमएस या फंड मैनेजमेंट का लाइसेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब तो फंड मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो अभी एक केस भी आया था माधवी भुज्जी का। आई थिंक सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा ठीक है, आप इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, बट विजय माल्या जी के बारे में तो कर सकते हैं। उनके पास तो सब फंड मैनेजर होंगे, सब कुछ होंगे, फिर भी इतनी बड़ी बैंकरप्सी, 9,000 करोड़ का लोन, भाग जाना। फंड मैनेजमेंट कुछ भी हो जाए, पर एक ग्रीड एक ऐसी चीज है इसका कोई अंत ही नहीं है। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर फाउंडर का एक सपना होता है, और फाउंडर तो छोटे छोटे सपने जीता है पहले, फिर बाद में वेल्थ मैनेजमेंट करता है, पैसा वैसा बनाता है। और आप तो अमीरों का फंड मैनेज करते हैं, हज़ारों करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। पहले बात तो मेरे को बताओ, ये टर्टल वेल्थ सब तो चाहते हैं कि आज ही पैसा कमा लें, और आपने बोला है कि कछुए की चाल से पैसा कमाएंगे। क्यों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि टर्टल और टॉर्टॉइस सेम है। एक्चुअली टर्टल और टॉर्टॉइस बहुत डिफरेंट अच्छा, है। टर्टल अलग होता है। हाँ, टर्टल अलग होता है। टॉर्टॉइस स्लो एंड स्टेडी है, टर्टल फास्ट एंड रिलायबल है। सो टर्टल पानी, लैंड और स्नो तीनों में रह सकता है। टॉर्टॉइस सिर्फ ज़्यादातर लैंड में रहता है। सो हम स्लो एंड स्टेडी नहीं है, हम फास्ट एंड रिलायबल है। और टर्टल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबा साल तक जीती है, स्पीसीज। तो हमको लगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट एट्रीब्यूट से बहुत कॉमन चीज़ है। सो या एंड पर ऐसे टर्टल भी तो देखे जाते हैं जो पानी से बाहर आते हैं फिर मर जाते हैं। हाँ, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, आई एम श्योर। बट एक ऐसी स्पीस है जो उसको वेल्थ का सिंबल देते हैं फेंगशुई में। सो इफ यू फेंगशुई आप मानो, वो लक मानो, तो वो टर्टल्स देते हैं। सेकंड, टर्टल ऊपर से बहुत स्ट्रांग होता है, द शील्ड इज वेरी स्ट्रांग। सो आवर प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रांग इन द कंपनी, बट वो नीचे से बहुत सॉफ्ट होता है। सो स्टिल वी आर ओपन टू चेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने ये एट्रीब्यूट, हमको लगा कि दैट दिस स्पीसीज एंड आवर थॉट प्रोसेस मेक्स इट कॉमन, सो दैट इज द रीजन। अच्छा, फंड मैनेजर्स की बात करते हैं, मतलब क्या होते हैं फंड मैनेजर्स? ऑलरेडी कोई बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है, तो फंड मैनेजर्स की क्या जरूरत होती है मार्केट में? देखो, क्या होता है कि लोग ने बहुत पैसा कमाया है अलग अलग बिजनेस से, ये वो, फिर एक लेवल पे उसको लगता है कि मुझे वेल्थ डाइवर्सिफाई करनी है। तो यू नीड अ फंड मैनेजर जिसका काम डे इन डे आउट एक ही चीज का है कि टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट एंड इन्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। आज फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत टाइम ऐसा हो गया कि बिजनेसमैन को लग गया कि थोड़ा पैसा बाहर निकाल दिया होता तो वो काम लगता। सो फंड मैनेजर्स का काम यह है कि फंड को राइट लेवल पे, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से अच्छी निवेश कंपनी में, या तो स्टॉक मार्केट हो गई, या तो एफडीज हो गया, या तो बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, आपके रिस्क हिसाब से और गोल हिसाब से इन्वेस्ट करना। जो हर्षद मेहता जी जो थे वो फंड मैनेजर थे एक तरह से। हाँ, वो टाइम पे बोल सकते हो कि फंड मैनेजर थे। पर तब की इंडिया और सेबी और आज की इंडिया और सेबी, मैं आपको बताऊँ, मोर देन इट इज़ अ 360 डिग्री डिफरेंस। हाँ, आज की डेट में किसी को फंड मैनेजर बनना है तो एक बहुत बड़ा रेगुलेशन से पास होना पड़ता है। ऐसे ही कोई फंड मैनेजर नहीं बन सकता है। उसको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस, उसके ऊपर केस नहीं होने चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास टीम होनी चाहिए। और ये सब करने के बाद सेबी डिसाइड करती है कि इसको पीएमएस या फंड मैनेजमेंट का लाइसेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। और ये पूरा करने के बाद भी फंड मैनेजर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या लेना या क्या बेचना ही है। बाकी उसके कंट्रोल में नहीं पैसा है, नहीं एसेट्स है।
ये सब अलग-अलग स्ट्रक्चर पे है। सो मैं आज की डेट में बोल सकता हूँ कि जो सेबी जिस हिसाब से आपने अपनी कंट्री में काम करती है, स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशंस, दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री इतनी सेफ लेवल पे प्ले नहीं करती होगी। सो आई कैन टेल यू कि इंडिया में अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, तो वो चाह के भी बुरा मीन्स कुछ गलत नहीं कर, हाँ, मार्केट ऊपर-नीचे हो सकता है, स्टॉक ऊपर-नीचे हो सकता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। पर फ्रॉड होना, अगर वो सेबी रेगुलेटेड है, तो पॉसिबिलिटी इज़ नियर टू ज़ीरो। अच्छा ठीक है, आप तो फंड मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो अभी एक केस भी आया था माधवी भुज्जी का, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या केस था और क्यों उसको एकदम पूरा ख़त्म कर दिया गया? वो मैंने स्टडी नहीं किया है। बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसके लिए। तो मैंने वो पूरा स्टडी किया भी नहीं है कि क्या रीज़न हो सकता है। पर आई थिंक सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, जस्ट वो फॉर मतलब एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब तो मुझे पता ही नहीं है कि ऑनेस्टली क्या किया। एक मैं आई विल यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स। आई डोंट हैव एनी ऐप व्हिच गिव्स न्यूज़। मैं कोई किसी पे ट्विटर पे या इस सब में हूँ, पर आई डोंट हैव ऐप्स टू इट। सो आई एम टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। आई एम जस्ट फोकस ऑन माय आर्ट एंड माय क्राफ्ट, बिकॉज़ मुझे कोई नॉइज़ पे नहीं जाना है। आई एम श्योर इट इज़ रिलेटेड एंड लिंक्ड टू माय प्रोफेशन, पर आई डोंट फाइंड दैट कि ये जान के मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, बट विजय माल्या जी के बारे में तो कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, उनके पास तो सब फंड मैनेजर होंगे, सब कुछ होंगे, फिर भी इतनी बड़ी बैंकरप्सी, 9,000 करोड़ का लोन, भाग जाना, ये सब क्यों होता है फिर? आई डोंट नो अबाउट विजय माल्या। मीन्स जितना मैं पढ़ा, बिकॉज़ आई हैव स्टडीड हिम फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक सो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट कुछ भी हो जाए, पर एक ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो मैं विजय माल्या की बात से बात भी नहीं करना चाहता हूँ, पर ओवरऑल क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे मिला और मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला कि रोहन मेरा गोल ये है, ठीक है? जैसे-जैसे नज़दीक आते गए, आपका गोल पोस्ट ही चेंज होता रहा। गोल पोस्ट ही चेंज होता रहा। आपने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल एट 50 आई वांट टू अचीव 100 करोड़, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। आप जैसे नज़दीक आए, आपने बोला यार नहीं यार मेरे को तो 1000 करोड़ करना है। अभी एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल practically. So now when the practically it is not possible, you start to see the shortcuts how I can achieve in a shorter period of time. Or leverage, ladies or liquor are the three killers of a man. राइट, दिस हैज बीन टोल्ड बाय चार्ली मंगर। राइट, सो क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई बंदा कहीं ना कहीं लेवरेज पे बन जाता है कि आई वांट टू अचीव फास्ट गोल पोस्ट। मुझे जो 10 साल लगने वाले थे मुझे यहाँ पे पहुंचने में, कैन आई अचीव इन 2 years, बिकॉज आई वांट टू प्रूव द वर्ल्ड। एंड दैट इज द रीजन। देखो 100 में से कोई एक आध पहुंच भी जाता है, वो एक के हिसाब से 99% मर जाते हैं बिकॉज वो लेवरेज ले लेते हैं। आई थिंक सो इन द केस ऑफ मिस्टर माल्या, what happened was that his aspirations were too ambitious, बट आई थिंक सो द इट वेंट रॉन्ग ऑन टू द डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट अगर राइट होगा, और टाइम भी थोड़ा गलत था, वो टाइम भी इंडिया का अलग लेवल पे था, आज टाइम इंडिया का अलग लेवल पे है। या सो अच्छा, आप 10 सालों से अभी इस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हो और इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में है, 10 साल, 15 साल। तो आप 15 साल वाले में हो या फिर शॉर्ट वाले में, 5 साल में पैसा डबल? नहीं, पैसा डबल तो कोई गारंटी तो होती नहीं है, पर जनरली द क्रक्स इज दैट इन लाइफ, दैट आप जितना लंबा टिको उतना लंबा आप ज्यादा कमाते हो, बिकॉज वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की मजा है। सो मेरा 15+ साल का एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज पता चली है। लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पैसा कहाँ ज्यादा मिल सकता है। क्वेश्चन वो है ही नहीं। क्वेश्चन वो है कि आप कहाँ पे लंबा टिक सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कोई बोलता है कि मुझे वेट कम करना है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आप क्या करके कम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वो है कि आप क्या कंटिन्यूअस करके वो वेट को मेंटेन कर सकते हो। अभी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा पैसा है, पर कोई 80% ऑफ ड्रॉडाउन झेल सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टू आस्क योर सेल्फ दैट कैन आई बी इन दिस एसेट क्लास फॉर नेक्स्ट 5 10 15 20 years. I'll tell you a math. At 25% CAGR, money gets 3 times in 5 years, but 10 times in 10 years. सो जितना लंबा टिकते हो वो उतना डबल आउट हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमको
10 साल में 100% 10x दिखता है, तो हमको हर साल डबल चाहिए। हर साल डबल नहीं आ सकता है। It would be 1 year down, 1 year up, 1 year down, 1 year up, and every time the point is that कि आप टिकोगे तो ज़्यादा आप कमाने की प्रोबेबिलिटी है। कमाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा केस आप बताना चाहोगे जिसमें 10 सालों में किसी का पैसा मतलब 10 टाइम्स हुआ हो और काफ़ी बड़ा पैसा हुआ? हाँ, 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 बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे लाइफ में कि हमने देखा है कि इट इज़ मोर देन 10 टाइम्स पैसा हुआ है। पर पॉइंट क्या है बॉस कि 10 इयर्स कोई टिका हुआ हो ना, वो 2 ही रीज़न से हो सकता है। या तो वो पैसा भूल गया, या तो उसको याद ही नहीं है मेरा पैसा पड़ा है, या तो वो इतना डिसिप्लिन्ड पर्सन है कि उसको पता है कि यही मेरा रास्ता है, मैं यही लेवल पे जा सकता हूँ। ये 100 में से 1 पर्सन की बात कर रहे हैं हम। आई विल गिव यू माय एग्ज़ाम्पल। My father invested in a stock, not invested, by fluke, got a stock called Aarti Organics in 1992. 1000 rupees के Aarti Organics. In 2018-19, we found out that 1000 rupees went to certain crores. So वो हमने रिटर्न देखा तो it was 200 times रिटर्न। अभी आप सोचो कि जैन बनिया कि उसको 1.5% मिल गया होता तो वो तो 3000 रुपए पे ही बेच लेते हम। वो तो भूल गए। एंड सेकंड एग्जांपल इन माय लाइफ इज माय मॉम हु हैज इन्वेस्टेड इन गोल्ड। तेजी आई, मंदी आई, कभी बेचा ही नहीं, एंड हैज आउट परफॉर्म निफ्टी रिटर्न्स। सो वेर देयर मोर स्मार्टर इन्वेस्टर? नो, देयर एट्रीब्यूट वाज कि मैं ये लेके कभी मुझे बेचना ही नहीं है। सो इट वाज अ लक इन्वेस्टमेंट। एंड देन देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु इज डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। So I think so there are only two ways to make larger money in life. Either be dumb and forget, or either be disciplined and follow a process. करेक्ट। तो क्या आपने मतलब जो 1% भी लोग बोले हैं, वो भूलने वाले तो चलो हो सकते हैं कि भूल गए, बट क्या कोई भी डिसिप्लिन्ड पर्सन देखा है क्या? इतने डिसिप्लिन्ड है? Yeah, a lot of people. हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी डिसिप्लिन। और दूसरा क्या हुआ है 10 साल में, लास्ट 10 साल में मीडिया और स्टॉक मार्केट और सोशल मीडिया से बहुत नॉलेज भी लोगों को आया है कि भाई ये शॉर्ट टर्म करने से तो पैसा बनना है नहीं। अच्छा, एक बहुत जॉन एलियाना का एक शेर है कि कौन सीखा है किस्सों से, सबको हादसे की ज़रूरत है। सो सबने हाथ तो जलाए हैं, फिर पता चला कि यार ये कोई ट्रेडिंग रेडिंग करने से पैसा तो बनना है नहीं। आई हैव टू मेक मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो बहुत लोग हैं, पर मैं आपको बताऊं कि अभी भी तादाद में टोटल पॉपुलेशन में से जितने इन्वेस्टर्स होते हैं 5-7% है। पर वो एक्सपीरियंस आता है एक डिकेड के बाद। सब ट्राई कर लिया और फिर पता चला कि ये सब तो रॉन्ग है भाई, रखो और यू मेक मोर मनी। मतलब लॉन्ग टर्म में ही मनी बनता है, मतलब ये प्रूवन है, मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाया है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कोई नहीं बना पाया, इज अ रॉन्ग। एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। एक्सेप्शनल तो आउटलायर्स को छोड़ देते हैं। पर एज अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग टर्म विजन, बड़ा अच्छा, आप छोटा पैसा शॉर्ट टर्म में बन सकता है, पर बड़ा पैसा को लॉन्ग टर्म में ही बन सकता है। वेल्थ मतलब पापा ने बनाया, मतलब आप बनाओगे तो आपके बच्चे उसको। I met yesterday a kid who is 5th standard and has started investment. Just imagine कि वो 25 का होगा जब, और 10-12 साल उसके पास इतना पैसा होगा कि वो he can take care his whole life in next 30-40 whatever years he is going to live. पर क्या है, बिकॉज हमारी फैमिली सिस्टम ऐसी है कि हमको पैसा, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, हम पढ़े सब क्वेश्चन पैसे के लिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो पैसे के लिए है। करेक्ट। मैंने एमबीए तक पढ़ा, एवरीबडी गेट्स एजुकेशन टिल मास्टर्स, और हमको कितने चैप्टर्स मनी के थे। सो हमको मनी एक्सपोजर ही बहुत टाइम के बाद लाइफ में आया है। मिडिल क्लास फैमिली वैल्यूज में मनी की बात बच्चे के साथ की ही नहीं जाती है। जब पापा को स्ट्रेस आता है, वो बच्चे के साथ बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज अ स्ट्रेसफुल थिंग। सो वहां पे आई थिंक सो मनी, नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग फॉर श्योर, बट मनी इज नॉट बीन एक्सपोज्ड। तो जब से इन्वेस्टमेंट को एक बंदा चालू करता है, कोई एक लेडी चालू करती है, तब तक तो वो 25-27 साल के हो सकते हैं, और तब तक वो 40 पे 45 पे उसको घर लेना है, उसको गाड़ी लेनी है, उसको आईफोन लेना है, तो वो तो ईएमआई पे ही है। और जब वो समझेंगे तब वो 40-45 के हो जाएंगे, तब तो देन द न्यू नेक्स्ट जनरेशन ओनली विल मेक मनी फॉर देम। करेक्ट। अच्छा, दो सवाल है मेरा। पहला, आपने किसी कंपनी का नाम बोला कि आपके फादर ने खरीदा जो करोड़ों करोड़ों रुपए के हैं,
तो शायद वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ हाँ है ना, हमारे पास सर्टिफिकेट है। ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम पॉडकास्ट में कतई नहीं दे सकते। दूसरा सवाल, आपने बोला 5 साल का बच्चा इन्वेस्टिंग कर रहा 5th स्टैंडर्ड। है, 5th स्टैंडर्ड मतलब 10 साल का बच्चा, 11 साल का, कैसे करेगा सर? 11 साल के बच्चे को क्या समझ होती है और कैसे करेगा, वो कहाँ जाएगा? मैं सरप्राइज हूँ। आई हैव रिटन अ बुक एंड आई हैव अ वीडियो यस्टरडे। सो हिज फादर इज अ क्लाइंट टू मी एंड हिज सन केम कि मैंने आपकी पूरी बुक पढ़ी है। मुझे ऐसा लगा इसको क्या समझ में आता होगा ये बुक में, बिकॉज बुक में टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, स्टॉक मार्केट लिखी है, पर उसको बहुत सारी चीज पता थी जो मुझे, शायद मैं एमबीए करता था तब मुझे नहीं पता थी। बिकॉज आजकल का जो वर्ल्ड हो गया है, नाउ द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी। ऑल्सो द पेडिग्री, आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे मेरे पापा ग्रेन मर्चेंट है, तो मुझे ग्रेन का पता बहुत टाइम चल गया कि अच्छा पापा ये करते हैं, पापा वो करते हैं। सो दैट वाज द पेडिग्री, और समझ में आता है। बट आई विल टेल यू दैट आई एम नॉट टेलिंग दैट ही इज एन एक्सपर्ट, बट आई एम टेलिंग दैट ही नोज 80% ऑफ स्टफ जो जनरल लोगों को इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए पता होता है। करेक्ट। अच्छा, आज भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे, मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ बताया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऐसे करो। और मैं बहुत सारे ट्रेडर, इन्वेस्टर्स, मैंने कम से कम भी 40-50 पॉडकास्ट किए होंगे आई गेस, इतने दिन, राइट? इन्वेस्टर्स ट्रेडर के सामने इतना मार्केट में और बताया जा रहा है, फिर भी इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग? या बिकॉज आप डाइट की बात करो, डाइट इतना इजी है तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन फॉर्मूला। लास्ट में तो फॉर्मूला क्या है कि एक फंडामेंटल फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म, ग्रेट कंपनीज, आपका गोल प्लानिंग, और आपके पास राइट एडवाइजर और फंड मैनेजर। ये 3-4 चीज ही होती है जो फंडामेंटल होती है। फिर हम नुस्खे निकालने लगते हैं कि इसको ऐसे ट्विक करते हैं, ऐसे ट्विक करते हैं, ऐसे ट्विक करते हैं। सो सबका अलग अलग फंडा है, एंड दैट इज द रीजन मार्केट बिकम्स इंटरेस्टिंग। सो आपको जो कंपनी अच्छी लगती है वो शायद मेरे को नहीं लग रही है, एंड दैट इज वेयर द मार्केट इज इंटरेस्टिंग। सबको सब अच्छा लगने लगा, देन देयर इज नो फन इनटू मार्केट्स। ये हुई ना, सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ कि इन्वेस्टमेंट में फंड मैनेजर बहुत सारे पैसे लेके भी भाग जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फ्रॉड कैसे होता है? ये फ्रॉड तो बहुत होता है, पर आप अगर सेबी रजिस्टर्ड कोई है, उसके पास आरए लाइसेंस है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस है, पीएमएस है, एआईएफ है, म्यूचुअल फंड है, तो वो भाग ही नहीं सकते हैं। वो क्योंकि उसके पास कुछ एक्सेस ही नहीं है पैसे लेने का। बट ये पूरे सेंस में मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। एक केस स्टडी है कि कैसे एक बड़ा स्कैम होता है। मेरे क्लाइंट को फोन आया किसी बाहर से कि आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स है। बोला हाँ है। तो बोला इसीलिए आपको एक हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं और आपको डिस्काउंटेड ट्रेड्स देंगे। तो उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया उसको। डिस्काउंटेड ट्रेड्स कैसे कि 100 रुपए वाला स्टॉक ही उसको एक एक एपीआई ऐप बना दी। रियल ट्रेड हो ही नहीं रहे हैं, और उसने सेबी का लाइसेंस मांगा, तो उसने बजाज फाइनेंस का सेबी का लाइसेंस दे दिया, बिकॉज बजाज फाइनेंस के पास सेबी का लाइसेंस होगा ही, राइट? तो वो ही अग्रीड, और 100 रुपए की चीज वो 40 रुपए में, 30 रुपए में दे रहे हैं। अभी उसको तो लगा यार 30 रुपए का कुछ भी चीज 90 में बेच दे, आई गॉट गेट मनी। उसका 1 लाख रुपए 2-3 महीने में 50 लाख रुपए हो गया। अभी वो तो हो ही जाएगा। अगर मैं कोई चीज आपको, रिलायंस आज समझो कि 2000 का भाव है, मैं आपको 1000 रुपए में दूं, और कल मैं आपको बोलूं 2000 में बेचो, बेच दोगे, तो हो ही सकता है वो तो। अभी 50 लाख उसने बोला मुझे विड्रॉल करना है, तो उसने बोला कि हाँ विड्रॉल दे देंगे। तो उसने बोला हाँ आप विड्रॉल दे सकते हो, पर मैं आपको 30% पहले टैक्स देना पड़ेगा। अभी एक इन्वेस्टर को ऐसा लगा कि 30% तो 15 लाख देना है, तो भी 35 लाख तो मेरे घर पे ही आ रहे हैं जो फ्री के हैं। तो उसने 15 लाख रुपए पैसा दे दिया, और 35 लाख रुपीज फिर किसी ने उसका फोन ही नहीं उठाया। वो तो लोग कैसे पैसा दे देते हैं, मतलब ये ग्रीड की वजह से हो रहा है सब कुछ? सर क्या होता है कि ग्रीड एक ऐसी चीज है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं आपको 500 फ्रॉड, आज हम दिल्ली में किसी को फोन करूं तो पहले कॉलर ट्यून आता है कि रोज के 6500 केसेस फ्रॉड के हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है, हम तो कर नहीं रहे। द रीजन इज एनीवेयर द आंसर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल फ्रॉड इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीड, कि आपको ये हम दे रहे हैं, इसको आप ये हम दे रहे हैं। अभी अगर वो प्रैक्टिकल लेवल पे कोई सोचता है कि मुझे 100 रुपए का स्टॉक 30 रुपए में कैसे कोई दे सकता है, तो वहां पे ही वो एंड हो जाता है। सो
वो गुजराती में एक कहावत है जो हम बोलते हैं, जहाँ पे लोभी हो ते दुताराओनी कमी ना होय। मीन्स वेयर देयर इज ग्रीडी पीपल देयर विल बी फॉर फ्रॉडस्टर विच विल कम एंड टेक मनी फ्रॉम यू, देयर विल बी। एंड इट इज नॉट इन इंडिया, ये इंडिया की बात नहीं है, ये दिल्ली की बात नहीं है, ये गुजरात की बात नहीं है, दिस इज वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस आर। सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था तुलिपोमेनिया डच में, जहां पे एक फ्लावर, तुलिप का फ्लावर $1 से लेके, तब तो पैसा नहीं करेंसी था, तब वो बार्टर सिस्टम था, वो इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, लोगों को लगा कि तुलिप के फ्लावर खत्म हो जाएंगे, और वो तुलिप का फ्लावर आज नीचे पड़ा है, कोई लेता भी नहीं। सो ये फ्रॉड चल रहा है तकरीबन हजारों साल से वर्ल्ड में। ये चलते ही रहेंगे। हाँ, पर जहां पे ग्रीड है वहां पे कोई एंड ही नहीं है। एंड आई टेल यू अ सेकंड फ्रॉड व्हिच हैपेंस इन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। क्या होता है कि ऐसी कंपनीज जहां पे प्रमोटर का एक्सपेक्टेशन थोड़ा अच्छा नहीं होता है, वो फंड मैनेजर के साथ बात करते हैं और स्टॉक को प्लेसमेंट करवा देते हैं। वो म्यूचुअल फंड में होता है, पीएमएस में होता है, और उसको डायरेक्ट कट मिल जाती है। नाउ दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस विच गोज ऑन इन मार्केट। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आज समझो कि मैंने 100 करोड़ का कोई शेयर लिया जो उसने बोला, और ये सब छोटी छोटी कंपनीज में होती है जो तकरीबन 300, 400, 500 करोड़ की मार्केट कैप की होती है। और वो बोलेगा कि आप एक काम करो कि मैं आपको 20%, 10% कैश दे दूंगा। और आप सोचो कि फंड मैनेजर फीस से कम कमाता है और इससे ज्यादा कमाता है। सो एक ऐसी ग्रे एरिया है वहां जहां पे सेबी भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमने टर्टल में क्या किया है, हम सिर्फ इंडिया की टॉप 750 कंपनीज में ही निवेश करेंगे। तो आपका बेसिक मार्केट कैप 750 कंपनी का हो गया 5,000 करोड़। वो सब कंपनीज में कुछ होता ही नहीं है, और मिनिमम 5,000 करोड़ हो गया, ऊपर में तकरीबन एवरेज आप निकाल दो तो 15-20 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो गया। पर जहां पे भी ये छोटी कंपनीज आती है वहां पे फ्रॉड स्टॉक मार्केट में भी बहुत होते हैं। पर अगर इन्वेस्टर समझे कि एक क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है, छोटी कंपनी ज्यादा बढ़ जाती है, बड़ी कंपनी कम बढ़ती है, कभी कभी राइट है। पर 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट 78% डाउन। 78% इंडेक्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक नहीं। एंड इट टुक 10 years टू कम बैक टू दैट लेवल। और वो जब स्टॉक थे जो 78% इंडेक्स जब ड्रॉ, वो कोई स्टॉक तेजी में थे ही नहीं। सो इट लुक्स वेरी गुड टू से दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, बट एक्चुअली डिसेंट मनी मेकिंग हैपेंस इन मिड टू लार्ज कैप। ठीक है सर, एक नंबर पूछना चाहूंगा मैं कि इंडिया में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग हो सकते हैं? कुछ नंबर आइडियाज। मेरे से नंबर्स तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि कोविड के बाद ये जो फ्रेटर्निटी है इन्वेस्टमेंट की, वो मिनिमम 10x बढ़ गई है। पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। आज की डेट में ऐसे ऐसे फैमिली ऑफिसेस बन गई है जो मेन बिजनेस उसका कुछ और है, और उसने एक लेवल का पैसा निकाल दिया है सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो आज की डेट में आप समझो कि एक भी ऐसा एसेट क्लास नहीं है जहां पे आप अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी इज एट A+ लेवल। उसके नंबर्स, उसके प्रमोटर, उसने क्या क्या किया, सब आपको उसको देना है। आप आज बेचो, 2 दिन में पैसा आ जाएगा आपको। और स्टॉक बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है, मीन्स इफ दे आर डूइंग वेरी गुड इट विल। और आपको पता ही कंपनी क्या करती है। आप रियल एस्टेट लो, नहीं कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स इट हैज द लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ। एफडीज एवरेज इन्फ्लेशन रन्स एट 10%। एक्चुअल इन्फ्लेशन इफ वी आर इनटू मेट्रोज रन्स एट 15-20%। तो आप, और स्कूल की फीस 10% पे बढ़ती है। मेरी डॉटर एक बार मुझे बोल रही थी, पोस्ट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, 7.5% गारंटेड में। मैंने बोला बेटा तेरी फीस 11% पे बढ़ती है हर साल। हायर मिडिल क्लास के पास इक्विटी के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक सो इक्विटी एंड प्रेशियस मेटल्स, देयर आर ओनली 2 ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और रियल एस्टेट आज की डेट में, बिकॉज इंडिया में इतना सप्लाई हो गया है, मनी मेकिंग इन रियल एस्टेट इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट यू बाय अ लैंड वेरी फार। तो फिर वो आपका सेकंड जनरेशन वेल्थ क्रिएशन है, नॉट द फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएशन। अच्छा, आपके मायने में आपको इतना टाइम हो गया इन्वेस्टिंग में, तो रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट में
तो सबसे बेटर क्या है मतलब आज की तारीख में आने वाले 5 साल तक के लिए? ये बेटर कुछ नहीं है, इट इज द स्टेज। सो फर्स्ट इज योर सिक्योरिटी स्टेज, जहां पे आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, हेल्थ, लाइफ, एक्सीडेंटल। फिर आपका थोड़ा सेविंग एफडी में कर दिया कि भाई 3-4 महीने कुछ भी हो गया तो मेरा घर चल सकता है। सेकंड बास्केट इज योर नीड एक्सपेंस। तो नीड एक ऐसी चीज है जहां पे मेरे बच्चे की स्कूल फीस, मेरे नॉर्मल एक्सपेंस, रेंट हो गया, कुछ भी जो डेली कोर्स के पैसे हैं वो मुझे इन्वेस्ट करने हैं आइदर एसआईपीज में, गोल्ड में या सिल्वर में। तो वो क्योंकि मैं उसका 12-15% का सीएजीआर है तो मेरा इन्फ्लेशन से मैच कर देगा, तो ये मेरा एक पैसा है जो नीड एक्सपेंसेस पे है। थर्ड आता है वांट, जहां पे मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, पीएमएसएस कर सकता हूं, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या कोई ऐसा बंदा जो मेरी नीड के हिसाब से मुझे डिजाइन करके कुछ दे 5-10 साल के व्यू से। फिर होता है वांट से डिजायर, कि भाई मेरी डिजायर है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे मेबैक लेनी है, मुझे बुगाटी लेनी है, तो फिर मैं अनलिस्टेड एआईएफ इसमें जाता हूं। एंड लास्ट इज लग्जरी। लग्जरी में फिर आप क्रिप्टोस कर लो, वॉचेस ले लो, विंटेज कार ले लो, वाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर लो, आर्ट में इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर तो कुछ भी कर सकते हो। सो दिस हैज टू बी स्टेज। कोई डायरेक्टली ऐसा बोलता है कि मैं इक्विटी कर रहा हूं और इंश्योरेंस नहीं कर रहा हूं, व्हेनेवर देयर विल बी टफ टाइम इन लाइफ उसका इक्विटी पोर्टफोलियो टूट जाएगा। कोई बोलता है नहीं मैं तो सिर्फ एलआईसी ही करता हूं और कुछ नहीं करूंगा, तो क्या होगा, उसको पैसा कभी बनेगा ही नहीं लाइफ में। सो इफ एनीबडी गोज फॉरवर्ड फॉर दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हिज प्रोबेबिलिटी कि वो लंबे टाइम तक गोल पोस्ट तक पहुंच सके डिसिप्लिन से, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं, इट्स द स्टेज ऑफ लाइफ विच मेक्स इट राइट एंड रॉन्ग। मैंने तो सर आज तक की ज़िंदगी में मतलब जो जिनको पैसा कमाते हुए देखा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अमीरों से तो मैं मिला नहीं हूँ और वो बताते भी नहीं, क्योंकि जैसे मान लो कि इंडिया में 146 करोड़ लोग हो गए, मतलब आई थिंक कल के पेपर कल ही था न्यूज़ में कि हम पॉपुलेशन में सबसे हाईएस्ट हैं, और 146 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। हाँ, ऐसा डेटा है गवर्नमेंट का। और उसमें से भी कुछ 3 करोड़ जितने 1-2 करोड़ लोग होंगे जो थोड़ा बहुत हाई इनकम टैक्स। हाई इनकम टैक्स पे करते हैं। अब जिसके पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थे, 25 साल, तो आई थिंक 25 से लेकर 60 तक 30 साल लगभग लगभग नौकरी करी, तो आज दोनों जब रिटायर होते हैं तो लगभग लगभग 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो 4 करोड़ रुपए तो उनके बन गए, वही सबसे ज्यादा अमीर नजर आते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसे अमीर देखे हैं कि जो जहाँ पे मीन्स आई हैव सीन पीपल हु हैज मनी टू एन अनदर लेवल। वो 1 करोड़ वाले लोग। वो 1% वाले लोग जिसके एवरेज इनकम टैक्स, और दे आर वेरी स्मार्ट, तो वो टैक्स को उसको पता है कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपका लास्ट फंड मैनेजर के बाद का एक नया बंदा आता है लाइफ में, उसको हम बोलते हैं टैक्स मैनेजर। उसका काम है कि आपका टैक्स प्लानिंग कैसे करना है। वो जब आता है तब इवोल्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे हो आप, क्योंकि वहां पे आपको पैसा कैसे कमाना है वो थॉट नहीं है, मैं कैसे टैक्स मुझे मैनेज करना है वो थॉट है। सो हम क्या है, इवोल्यूशन फ्रॉम अर्निंग टू अ टैक्स मैनेजर, दैट इज द जर्नी ऑफ इट। बट या आई हैव सीन पीपल टू हैव मनी इन eruption of, but same time I have seen people to work very hard for money, very hard for money। क्या है, हमारे कल्चर में पैसा कमाना वो थोड़ा बहुत पॉजिटिवली नहीं मानते हैं। तो आज मैं मेरी मम्मी को भी बोलता हूँ मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ इतना, तो उसका ये क्या ज़रूरत है रोहन तुझे? क्यों ही करना है? क्यों ही करना है? तेरे पास सब कुछ है, शांति से रहे। पर द लाइफ इवोल्यूशन इज दैट अगर इफ यू आर नॉट वर्किंग नॉट फॉर मनी, फॉर डूइंग समथिंग बेटर एंड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि वो पैसा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मीन्स मुगलों के चले गए, राजाओं के चले गए, सो हम तो नॉर्मल आदमी हैं जो पैसा कहीं पे भी चला जाएगा। पैसा पड़ा पड़ा हमेशा खत्म होता है। हाँ, वो अगर इफ ग्रो नहीं कर रहा है तो डी ग्रो ही कर। अपने आप तो ग्रो करेगा नहीं वो। और संसार का तो नियम है, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे खाली छोड़ दो और उस पर आप काम नहीं करो तो वो वैसे ही सड़ जाएगी। आप एप्पल को रखो वो सड़ जाएगी, बॉडी को रखो वो सड़ जाएगी, कुछ भी सामान XYZ आप उसको छोड़ दो। तो सृष्टि बनी ही ऐसे है, आपको निरंतर उस पर काम करना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, तब जाके वो एक गोल में सर्कल में आती रहेगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, आपकी लाइफ के सबसे बड़े 3 लेसन क्या है इन्वेस्टिंग को लेकर? आई हैव लर्नड रिसेंटली
अ वेरी गुड फंड मैनेजर कॉल्ड देवीना मेहरा, उसने बुक लिखी है मार्केट मिथ्स। उसने लिखा है कन्विक्शन इज द मदर ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। क्या होता है कन्विक्शन, यानी लोगों को प्यार हो जाता है वो स्टॉक से। तो प्यार क्या होता है, एक लॉजिक नहीं होता है, जहां पे मैजिक होता है वहां पे लॉजिक नहीं होता। सो मुझे बहुत पहले से ऐसा था कि कन्विक्शन होना चाहिए। नाउ आई अंडरस्टूड दैट कन्विक्शन इज नॉट राइट, आई हैव टू मूव लाइक अ क्वांट एनालिस्ट, जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि भाई डेटा से डिसीजन लो, दिल से डिसीजन नहीं लो। सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज दैट डोंट हैव हाई कन्विक्शन, बी इजी लाइक वाटर। अगर कंपनी अच्छी कर रही है तो माय सेकंड लर्निंग इज होल्ड नॉर्थ। जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको पकड़े रखो। जो कंपनी साउथ जा रही है कि उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं, उसको बेचने में डरो मत। और जो कंपनी ईस्ट वेस्ट है, यानी कुछ नहीं कर रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है, बिकॉज नहीं उसके नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं पर चल रहा है वो उसका, तो उसको रिप्लेस कर दो। So first is conviction is the evil of wealth making. Second is hold north, sell south, replace east and west. And the third, one of the biggest learning is that market gives you opportunity every time. So बहुत लोगों को लगता है यार मेरे से मिस हो गया, ये कुछ नहीं है उसमें। एवरी डे देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मार्केट ओपन्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। और थर्ड इससे मैं ऐड करूंगा एनीथिंग विच इज एसिमेट्रिक। व्हाट इज एसिमेट्रिक इज दैट वेयर द रिटर्न्स आर मोर देन एन, सो एन इज इंफिनिटी। तो आपके पास रिटर्न का कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जैसे एफडी कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम रिटर्न 7% आ सकता है एक एवरेज रिटर्न पे हो, तो सेमेट्रिक रिटर्न हो गया। एसिमेट्रिक इज दैट इफ आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग, रिटर्न्स कैन बी एक्सपोनेंशियल टू इट, दैट इज द ओनली एसेट विच विल मेक यू वेल्थी। करेक्ट। तो मतलब आज कोई मेरे में अगर कोई इन्वेस्ट करे तो हम एसिमेट्रिक है। यस, तो आपका एसिमेट्रिक है, तो आपका कोई पता नहीं है ना कि आप 10% पे ग्रो करोगे, 100% पे ग्रो करोगे, 1000% पे ग्रो करोगे। देन एन इन्वेस्टर विल हैज अ प्रोबेबिलिटी टू मेक लॉट ऑफ मनी विथ यू। बट इफ यू से दैट नहीं नहीं मेरे को तो मैं 7% ही ग्रो करूंगा, तो देयर इज नो वेल्थ क्रिएशन हियर। सो वो ठीक है, वो सेफ रखेगा, पर सेफ शिप्स आर नॉट टू बी एट हार्बर, नॉट टू सेल, राइट? सो asymmetric, so there are three things that changes a people's wealth creation, or I will a great learning out of it. करेक्ट। अच्छा, सिल्वर का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिल्वर का प्राइस भी तो देखो कितना भाग रहा है। एक छोटा सी मंदिर लेने गया तो ही 1 लाख रुपए का आ रहा हो, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तो सिल्वर का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है एकदम से। सो सिल्वर आप देखो तो एक्चुअली नहीं बढ़ा है इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमारे पोर्टफोलियोज में सिल्वर है और हमारा बाइंग इंटरेस्ट सिल्वर में बहुत ज़्यादा है। सो ये जो हम बोल रहे हैं वो एक नॉलेज पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सिल्वर बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप पे है। मैं आपको बोलूँ, सिल्वर 1990s में सिल्वर $53 था, आज सिल्वर $36 पे है। तो गोल्ड तो कहां से कहां चला गया, पर सिल्वर नहीं चला। उसका बहुत सारा रीजन है कि गोल्ड इसलिए चला गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड टेंशन इन द वर्ल्ड। सो गोल्ड सेफ्टी मेजर्स के लिए लेते हैं। मेरे सिल्वर आप देखने जाओ तो तकरीबन 55% ऑफ द सिल्वर इज बीन यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, 20% एवरेज इज बीन यूज्ड बाय इन्वेस्टमेंट्स, और 20-25% इज बीन यूज्ड फॉर ज्वेलरी, जैसे आपने मंदिर बोला, यूटेंसिल्स उसके लिए, और वो 1-8% होता है यूज फॉर मेडिकल पर्पस, सिल्वर स्ट्रिप्स वगैरह के लिए। तो आज की डेट में सिल्वर सप्लाई और डिमांड में सबसे ज्यादा अंतर है। सप्लाई इतनी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसा प्रोपोजिशन है कि पूरी एसेट क्लास ऑफ प्रेशियस मेटल्स में सबसे जो वैल्यू क्रिएशन है अभी वो सिल्वर में दिख रहा है। और अगर ये रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक जो सिल्वर हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है, उसने अभी एक गाइडेंस दिया कि सिल्वर को वो रीरेट करके $41-42 तक वो उसका प्राइस दिख रहा है, और सिल्वर का वो प्राइस रीरेट करेंगे। सो ये मंथ व्हाट वी आर टॉकिंग इन जून, दिस मंथ स्टार्टिंग सिल्वर इज नाउ 9% अप। और सिल्वर क्या हुआ है, अगर आप देखो इंडियन करेंसी प्राइस पे, सिल्वर 2011 में 73,000 था, और आज की डेट में समझो 1,10,000 है। तो कुछ हुआ ही नहीं है वैसे देखने जाओ। इट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न, एफडी से भी कम रिटर्न्स दिए है उसने। सो वैल्यू वाइज
Silver is one of the biggest proposition of asset classes other than equities. अच्छा, आपने कोई ऐसे 10 पॉइंट बनाया जिससे ऐसा है कि भैया कि लोग आप में इन्वेस्ट ना करें? वो 10 पॉइंट बताओ कि आप में लोग इन्वेस्ट क्यों ना करें? सो सो एक ऐसा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा जो कोई फंड मैनेजर बोल रहा है कि इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सो हमने क्या किया कि हमने इतने सारे इन्वेस्टर्स देखे और हमको पता चल गया कि सबकी थॉट प्रोसेस सबके साथ मैच नहीं होती है। हमारा इन्वेस्टमेंट, मैं आपको पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है क्वांट बेस। यूएस में 1990s में 98% फंड क्वांट बेस थे। क्वांट बेस का क्या है? अगेन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन डेटा एंड नॉट ऑन इमोशंस। मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं ले सकता हूँ, उसका एक डेटाफिकेशन है, उस पे ही ले सकता हूँ। और 1990 में यूएस में सिर्फ 1-2% क्वांट फंड थे। आज की डेट में यूएस में 35% क्वांट फंड है। इंडिया में सिर्फ 1% ही क्वांट फंड है। ओनली 1%। Only 1%. So next trend of future of investments in India in next 10 years is quant investments. So हमको लगा कि ये एक नया जोन है ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबको ये सेट नहीं होगा। सो हमने डिसाइड किया कि हम बना देते हैं कि ये 10 रीजन हो तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही मत हमारे साथ। जैसे 10 को तो बोल रहा, 3-4 में बोलूँ तो फर्स्ट कि आपका अगर व्यू 5 साल का नहीं है तो हमको पैसा ही मत देना। अगर आप 15-20% का ड्रॉडाउन यानी डाउनसाइड पोर्टफोलियो में नहीं देख सकते हो तो पैसा ही मत देना। तीसरा कि अगर आप ब्याज के साथ मेरे पैसे को कंपेयर करने वाले हैं, लोग क्या बोलते हैं मैंने तो डाल दिया, उससे अच्छा मैंने एफडी में डाल दिया होता, तो पैसा मत देना। अगर आपको यह है कि मेरे तुरंत पैसा बनना लगेगा तो आप पैसा मत देना। सो ऐसा हमने 10 चीज हमारी वेबसाइट में रखी है। अगर कोई ओके बोले फिर ही मैं हम प्रोडक्ट पिच करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस इज मैरिंग विद अ फंड मैनेजर। अगर उसका क्रेडेंशियल और मेरा क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहा है तो वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। और डिवोर्सेस आर पेनफुल, वो पर्सनल लाइफ होता है या प्रोफेशनल लाइफ होता है। हाँ, तो वी आर इनटू द बिजनेस वेयर वी वांट लेसर क्लाइंट विथ लॉन्गर टर्म एस्पेक्ट रेदर देन लॉट ऑफ क्लाइंट विथ शॉर्टर टर्म एस्पेक्ट। सो अगर किसी को ये सोच है कि नहीं, ये डेटा से डिसीजन इज मेकिंग लाइफ फॉर मी, देन वी आर द राइट पीपल। पर कोई ऐसा समझे कि नहीं नहीं ये तो ये स्टॉक लेके भूल जाना चाहिए, तो हम राइट है ही नहीं। अच्छा, क्वांट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओगे? सो क्वांट इन्वेस्टमेंट में एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। आज से 1980-1990 में अगर आप अपना बॉडी रिपोर्ट लेके एक डॉक्टर के पास गए होते तो वो डॉक्टर छूता नहीं आपका बॉडी रिपोर्ट। क्यों? वो सोचता कि यहां से चेक करके बता देते कि आपको क्या है, राइट? मे बी इन मेट्रोज होता होगा, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। क्योंकि वहां पे वो समझते थे कि डेटा से डिसीजन नहीं लेते हैं, इंट्यूशन से डिसीजन लेंगे हम। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी मेडिकल सिस्टम बनी ही नहीं थी इतनी रोबस्ट कि वो पता चल सकता है कि ये होता है तो ये करना है। आज की डेट में आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ, रिपोर्ट के बिना डॉक्टर आपको मिलेगा भी नहीं, because his decision is not made on how you are, what you are, from where you are. His decisions are made on the logic of what is your report. Exactly investments में यही हो रहा है। इंडिया 1990 से ज्यादा मैच्योर हुआ इन्वेस्टमेंट्स में। 2010-2015 तक बहुत बड़ा टर्मोइल आया ऑन कैसे डेटा मैनेजमेंट करना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास 15-16 साल का बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है हर कंपनी का। सो आज की डेट में पहले डिसीजन ये था एशियन पेंट्स अच्छा है ले लो, पर आज डेटा से डिसीजन लेते हैं कि एशियन पेंट्स अच्छा है या नहीं अच्छा है। सो वेयर द मेडिकल चेंजेस हैपेंड, द सेम चेंज इज गोइंग टू हैपन इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड एंड वी आर द इनिशिएटर्स ऑफ दैट। सो हमने एक DIY मॉडल भी निकाला है, दैट इज डू इट योरसेल्फ, कॉल्ड एग्जिट मंत्रा। एग्जिट मंत्रा, राइट? मैं उसके बारे में पूछने वाला था। प्लीज। तो एग्जिट मंत्रा क्या है सर? मतलब क्यों निकाला आपने वो? ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है, नया कंपनी आपने बना दिया। तो मुझे बहुत सालों से ऐसा था कि मुझे कुछ इंटरनेट पे कुछ करना है, क्योंकि हमारा मॉडल एक क्या बोलते हैं कि एक प्रोफेशनल ओल्ड स्कूल मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट था। तो मुझे एक ऐसा मॉडल निकालना था कि लोग बोलते हैं लेना कब चाहिए वो तो सबको पता है। मैं पूरी टीम को बोलूंगा कौन से स्टॉक लेने हैं, 5 स्टॉक सब बता देंगे यहाँ पे। कब निकलना है
हो किसको पता है? एंड दैट इज वेयर द होल मीन्स वो लायन वहां पे ही है आपके पास। सो मैं मेरा एक विजन था कि मुझे एक ऐसा क्रिएट करना है कि कोई भी इन्वेस्टर आके, बिकॉज पीएमएस में एक टिकट साइज है, तो नॉर्मल इन्वेस्टर हमारे साथ निवेश नहीं कर पाएंगे जो रिटेल इन्वेस्टर है। पर एक मुझे एक ऐसा चीज बनाना था कि मेरा जो नॉलेज है वो सबको मिल सकता है। तो आज की डेट में आप exitmantra.com पे जाओगे, आपको एक मीटर मिलेगा कि मार्केट कहाँ पे है। एक दूसरा, आप स्टॉक डालोगे, सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा आप ये स्टॉक को ऐड करना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, और अगर एग्जिट करना है तो क्या भाव पे एग्जिट करना चाहिए। ऊपर का भाव नहीं, नीचे का, बिकॉज हम एसिमेट्रिक रिटर्न्स में है तो ऊपर की तो बात ही नहीं करेंगे। अगर नीचे का क्या प्राइस आया तो वहां से नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई टिकट साइज नहीं है, फ्री ऑफ यूज है। आप जाओ, आप आपका पोर्टफोलियो डालो, आपका पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। और स्टॉक में अगर चेंज आया, जैसे स्टॉक में तो चेंज आता ही रहेगा, तो आपको व्हाट्सएप और ईमेल से भी पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या है, एंड इट इज फ्री ऑफ यूज। सो वी मेड अ मॉडल कॉल्ड DIY फॉर अ इन्वेस्टर विच कैन नॉट इन्वेस्ट विथ अस। और ये क्वांट को ज्यादा प्रोमिनेंट करने का भी हमारा एक 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 प्रोसेस था कि लोगों को समझ में आए कि सिर्फ ये कंपनी अच्छी से नहीं लेंगे, पर डेटा बोल रहा है तो हम लेंगे। रोहन जी, आप अपने वैल्यूज़ में एकदम थॉट में पूरा क्लियर है और हमारा जो फाउंडर्स टीम का मिशन ही यही है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो या किसी में भी इन्वेस्ट करो या कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले फाउंडर्स की जर्नी आप देखो कि फाउंडर कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। क्योंकि बताया ना कि विजय माल्या जी तो पहले फाउंडर, पहले फेस वो है, पहले विजय माल्या को जाना जाता है, बाद में किंगफिशर को जाना जाता है। वो तो आज से 25 साल पहले वो कर रहे थे, पर आज के शायद फाउंडर्स भूल गए हैं। तो हमने फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत इसलिए करी थी ताकि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका वैल्यूज, मिशन, विजन क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो वो पहले आप उसके फाउंडर को जानो, उसके थॉट प्रोसेस को जानो, एंड देन उसका प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो या बाय करो। तो सर एक छोटी सी चीज़ है कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हो, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके और क्या क्लियर विजन विजन मिशन है। मैं आपको बताऊं, मैं ना MBA तक नॉन रीडर था। मैं लाइब्रेरी में जाता था तो बेल्स बजने लगते थे कि ये कौन आ गया। फिर माई ऑल ऑल क्रेडिट टू वेर आई यूज टू वर्क पल जैनम, और मेरे बॉस थे चिराग शाह। उसने मुझे फर्स्ट बुक दी थी रिच डैड पुअर डैड। तो मुझे ऐसा लगा यार ये बुक तो लाइफ चेंजिंग है। मैंने ये क्यों मैं 27-28 पे पढ़ा, मैंने अगर पढ़ लिया होता पहले तो मैं आज कहीं और होता। सो अभी आजकल तो मैं इतनी बुक पढ़ता हूँ कि मीन्स इट्स बहुत सारी बुक है जो लोगों का थॉट प्रोसेस शेप करता है। और आज की डेट में ऐसा है कि जहाँ पे रील्स है, पॉडकास्ट है, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है एक बुक एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एक सब्जेक्ट है कि वो वही बात करेगा। वो क्या होता है कि आज रील है तो मैं मनी का रील देखता हूँ, एंटरटेनमेंट का रील आ जाएगा, बिकॉज इट हैज टू गो एज पर द माइंड। So I think so Psychology of Money is one of the book which I feel it is one of the fab book which somebody should read. Morgan Housel. There is a book called Same as Ever, again Morgan Housel. और बहुत सारी बुक है, जैसे मैं ऐसे बहुत प्रमोट नहीं कर, पर मेरी बुक है 212 डिग्री द कंप्लीट ट्रेडर। मैंने खुद अपनी लाइफ लिखी है कि पैसे को बनाने के लिए रिवॉल्व क्या क्या चीज होती है, कि सिर्फ पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बनता है। पैसा आपका फैमिली भी बनाता है, आपके फ्रेंड्स भी बनाते हैं, आपका लक भी बनाता है, आपकी डेली डिसिप्लिन्स भी बनाती है। समबडी कैन नॉट बी कि मैं पर्सनल लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हूं और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन नहीं हूं। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट में बहुत डिसिप्लिन हो और पर्सनल लाइफ में इनडिसिप्लिन हो। इट हैज टू गो हैंड टू हैंड। सो बहुत सारी आई थिंक सो मैं ऐसा मानता हूं, एनी बुक विच यू हैव प्रॉब्लम। विल स्मिथ का एक बहुत अच्छा कोट है, टू टू ग्रो इन लाइफ यू नीड टू डू 2 R, रनिंग एंड रीडिंग। बिकॉज रनिंग इजीली है क्योंकि आपके अंदर एक आदमी बैठता है और वो बोलता है क्विट, तो रनिंग से उसको मार सकते हो। सेकंड, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी दुनिया में बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो चुका है और उसने कहीं पे भी बुक लिखा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली आई रेड अ बुक कॉल्ड वर्क एथिक्स बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उसने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। और वो मैं बुक पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इफ माय प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग सो मच विदाउट एनी फैमिली पेडिग्री, व्हाई ऑन द अर्थ आई हैव द टाइम टू रेस्ट इन लाइफ। सो रेस्ट डजंट मीन कि मेरे को कभी सोना ही नहीं है, दैट डजंट मीन।
पर बोलते हैं ना लाइफ में चिल करो. जब माय प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग सो मच एंड हिज वर्क एथिक इज so डिफाइंड, at least I can be 90% to him. So I think so whatever we need, there is a book which is written on it. And good part is that आप Kindle करो, फ्री में मिलती है. फ्री में मिलती है. That means वो 150 रुपीज में आपको लाइब्रेरी पूरी मिल जाती है. And in this, on this platform, I would like to tell everyone, please don't do pirated books. Pirated ज्ञान और pirated book से right knowledge नहीं आता है. 100-200 रुपए की बुक आती है, प्लीज बाय, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी ने मेहनत की है लिखने में, तो उसको वो पैसा जाना जरूरी है. एब्सोल्युटली. अच्छा सर, इस पॉडकास्ट का आज एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं. तो मतलब आपका बिजनेस जो ह्यूमन फ्रेंडली बिजनेस ऐसा बोलते हो आप लोग. एक बात बताओ कि एक कंपनी में एथिक्स की जिम्मेदारी मतलब किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, कस्टमर की होती है, कि फाउंडर की होगी? आई थिंक जो फर्स्ट फाउंडर आता है. सेकंड, कस्टमर तो वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो तो आप जो देते हो वही लेते हैं. और गवर्नमेंट आई थिंक सो कैन सी द ओवरऑल डेफिनेशन कि वो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है. जैसे हमारे लास्ट 4-5 साल में ESG बहुत पॉपुलर हो गया, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस हो गया, तो वो वहाँ पे वो गवर्नमेंट कैन सी द ओवरऑल मैक्रो आउटलुक. पर आई थिंक सो फाउंडर इज द ओनली वन हु कैन से दैट दिस इज माई एथिकल लेवल. वो आप द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर टाटाज, इन्फोसिस, HCL, मीन्स यू कैन बैट ऑन इट कि ये कंपनीज कुछ भी गलत नहीं कर सकती है. और ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होगा उसके साथ. ये बहुत लोग मानते हैं कि नहीं ये गलत नहीं होगा, पर अगर गलत होता है तो दे आर द फर्स्ट वन टू से दैट ओके फाइन, फॉर मी पीपल आर फर्स्ट, कंट्री इज फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट. अच्छा रोहन जी, बताइए कि आप कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हो? सो हमने जब आई एम बेसिकली जैन. सो हमारा बेसिक इंटेंशन, मैं बॉर्न हुआ हूँ तो अहिंसा और किसी को खराब ना होए, वो एक फर्स्ट इंटेंशन था. सो आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट एंड अ वेरी गुड मेंटर कॉल प्रवीण अंकल. तो उसने एक बार हम डोमिनोज में हमने इन्वेस्ट किया था और डोमिनोज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने बोला कि यार तू क्यों नॉनवेज कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एंड देन आई लर्न फ्रॉम अ पर्सन कॉल नमित शाह हु इज अ ग्रेट इन्वेस्टर इन इंडिया कि लक इज इक्वल टू द गुड वर्क यू डू इन इन्वेस्टमेंट्स. सो हमने कहीं ना कहीं हमारे मॉरल एथिक्स से हमने मैनेजमेंट में डिसाइड किया कि हम 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. टाइप ऑफ बिजनेस, हम कोई भी एनिमल किलिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई भी लीकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, कोई भी टोबैको सिगरेट्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, एक्सक्यूज मी लेदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कसिनोज में नहीं करेंगे और होटल्स में नहीं करेंगे. अभी बहुत लोगों को होता है कि उससे मुझे को क्या फर्क है, पर जब मैं उसको री-क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप आपके किड को एक सिगरेट के लिए प्रमोट करोगे कि, तो वो बोलेंगे नहीं. लीकर के लिए करोगे? बोला आप वेजिटेरियन हो? बोला स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ. पर व्हाई यू विल इन्वेस्ट इनटू इट? सो ये 6 कंपनीज एंड अ कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, ये हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते. मैं आपको बताऊं इंडिया में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल ये इतना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि आप कोई भी सिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो. एंड दैट इज वेयर दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड. जैसे विगन हो गया, विगन आज से 5-7 साल के पहले किसी ने सुना भी नहीं था, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू कम विगन इन लाइफ. So this is the future of investments where people will say that okay fine, I want to subtract my wealth, but I don't want to invest in this sector. जैसे मुस्लिम्स स्पेसिफिकली शारिया लॉज में बहुत होता है कि वो बैंकिंग में नहीं करेंगे, लीकर में नहीं करेंगे, सालों से है. हमने हमारा लॉ टर्टल लॉ बना दिया कि 6 सेक्टर में पैसा नहीं जाएगा. बहुत बढ़िया सर. अच्छा लास्ट क्वेश्चन एक आपका, फंड मैनेजर्स, एक अच्छा फंड मैनेजर जैसे अभिषेक व्यास जैसे बहुत सारे फाउंडर होंगे, तो एक अच्छा फंड मैनेजर कैसे ढूंढना जाए? आई थिंक सो वो ढूंढने से नहीं मिलता है, वो मिलने से मिलते हैं. क्योंकि वो कैसे ढूंढने, पर उसका बहुत बेसिक रीजनिंग ये है कि क्या है, हम ये वर्ल्ड पे है कि सिर्फ ये देखते हैं कि रिजल्ट रिटर्न्स क्या है, बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं देखना. पर मैं लोगों को पूछता हूँ, रिटर्न्स तो इल्यूजन है. किसी का बहुत रिटर्न्स पहले अच्छा होगा, किसी का बाद में होगा. राइट तो ये है कि वो एक डिसिप्लिन प्रोसेस से क्या प्रोसेस है. सेकंड, कितने हेल्दी है वो फंड मैनेजर, क्योंकि वही लंबा टिक पाएंगे. बोल रहे हैं 10-15 साल, पर वही 10-15 साल टिक पाए कि नहीं टिक पाए. और थर्ड, उसका कोर फोकस क्या है.
उसका कोर फोकस 365 डेज यही है कि आपकी वेल्थ क्रिएट करना। अगर ये 3-4 चीज का मिश्रण हो जाए तो इज द राइट फंड मैनेजर। पर आई थिंक सो द पिटी टाइम इज दैट कोई फंड मैनेजर देखता नहीं है, सिर्फ ये देखता है कि इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, उसका पैसा दे दो। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये इंडिया का 20 साल का रिकॉर्ड है, जिसका फंड मैनेजमेंट वो साल सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, वो नेक्स्ट 3 साल में बेस्ट होते ही नहीं है। और दूसरा एक रीजन है, जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर होते हैं, वो नेक्स्ट 3-4 साल में उसकी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। अब हिस्ट्री उठा लो, और मैं ये 20 साल का आप बोल रहा हूं। ये तो आप बहुत गजब बात बोल दी आपने। अभी जैसे रिसेंटली में दो चार फाउंडर के नाम भी ले लो आप। अब देख लो, और वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर, और उसकी नेक्स्ट ईयर कंपनी सबसे बड़ा प्रॉब्लम में है। I would name Byju's, the best entrepreneur, which the company was doing fantastic, and then you see what happened. I'm not telling what he has done. होता क्या है कि वहां पे सब चले जाते हैं, पर वो सोचते नहीं है कि is it the right thing I want to go forward for it. फंड मैनेजर having the right ethics and integrity जो मेरे लाइफ में है, अगर वो मैच होता है तो वो लंबा टिकता है। मैच नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर दूसरा कोई फंड मैनेजर आएगा जो ज्यादा रिटर्न देगा। Suzlon has made more money than Reliance Industry. So is an Reliance Industry or HDFC Bank buyer fund manager a bad fund manager? No. Or is a Suzlon investor a bad fund manager? No. Both are different. But अगर आपको यह है कि मुझे क्वालिटी पे जाना है, तो फिर वो रिटर्न्स छोड़ दो, आप क्वालिटी के फंड मैनेजर्स पकड़ो। एंड दैट्स द रीजन। आपको मैं और एक चीज बताऊं, एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन अ वन स्कीम इज 2 years ओनली, बिकॉज फंड मैनेजर को जानता है। मीन्स आप समझो कि आप जो फाउंडर हो, उसी को नहीं जाने बिना सिर्फ कंपनी का नंबर्स कैसे है वो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो वो लंबा कैसे टिक पाएंगे। सो आई थिंक सो द फंड मैनेजर सिलेक्शन, returns are important. I'm not telling returns are not important. 33% are return important, but rest 66% is process, price, and how the fund manager's life story has been. सर इस पॉडकास्ट को एक छोटी बात से एंड करना चाहूँगा। मतलब आपने एक बात बोली ना कि भाई कि जो बेस्ट दिखता है कि खतरनाक आदमी, मतलब या तो इसमें एम्प्लॉयज में भी होता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो उसके बाद परफॉर्म ही नहीं करता है। बेस्ट फाउंडर ऑफ दिस ईयर या बेस्ट पॉडकास्टर ऑफ दिस ईयर। तो ये एक साइकिल है। मतलब हाँ, भगवान सबको चांस देता है कि तू पीक पे जा, अब हो गया तेरा, अब नहीं, अब कोई नया बंदा आएगा, अब फिर वापस वो पीक पे जाएगा, फिर नया बंदा आएगा। तो अपॉर्चुनिटी वहां देखनी चाहिए आदमी को कि कौन ऊपर, जो ऊपर गया तो ठीक है, अब कौन ऊपर बढ़ रहा है, वहां पे पैसा लगाओ, वहां से पैसा निकालो, बात खत्म। So we say that our investment theme is investing into turnaround businesses. जो कंपनी टर्न अराउंड कर रही है वो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करेगी। जो कंपनी कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन कर रही है उसको तो सब जानते हैं। जो नहीं कर रही है और ये पहले बार निकल रही है, वही कंपनी, वही आदमी, वही एम्प्लॉय, वही फाउंडर्स और वही एनीथिंग विल मेक मोर वेल्थ वैल्यू फॉर एनीवन। एब्सोल्युटली राइट सर। ये तो बहुत गजब का आज पॉडकास्ट हो गया। लास्ट में तो इसकी एंडिंग ही बहुत गजब हो गई कि कोई भी कहीं भी समझ सकता है कि भैया पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर किसी ने ढंग से पॉडकास्ट देख लिया होगा आज तो। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो।